स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। देखिए, पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ दिया है। साथ ही गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आज क्यों खास है वो भी आपको बताएंगे। दिन भर इस पर अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। सरहद पर भारत की बड़ी तैयारी है। विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को जाने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के नए चीफ और मिशन गुजरात पर गहलोत। अगवा ड्राइवर को मारी गोली और ट्रक बना आग का गोला। फूड पॉइजनिंग से 10 बीमार। करौली के चंदन चोर। ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। और अब जान लीजिए 10 बजे की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस के नए चीफ कौन है, किन्हें बनाया गया है, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे मिशन गुजरात पर सीएम गहलोत और अगवा ड्राइवर को मारी गोली, एक ट्रक जो आग का गोला बन गया और फूड पॉइजनिंग से 10 लोग बीमार हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। यहां कार का मालिक समझकर एक ड्राइवर का अपहरण कर लिया गया। सेंट्रल पार्क से कार ड्राइवर का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने अपहरित ड्राइवर को गोली मारी। 3 बदमाशों ने, जानकारी मिल रही है कि इस वारदात को अंजाम दिया है। ड्राइवर के पैर में गोली मारकर बदमाश बगरू पहुंचे। ठिकरिया टोल टैक्स के पास ड्राइवर को फेंक दिया। घायल ड्राइवर नाम अरविंद शर्मा बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर बगरू पुलिस पहुंची। अशोकनगर थाने को सूचना दी गई और घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरे घटनाक्रम से इतना तो साफ है कि बदमाशों का ये प्लान्ड किडनैपिंग नहीं था। अमूमन किडनैपिंग में ये होता है कि शिकार किसे बनाना है उसे बदमाश जानते हैं और फिर उसकी रैकी कर, उसका पीछा कर उसे किडनैप किया जाता है। लेकिन इस केस में वो ये नहीं जानते थे कि वो जिसका किडनैप कर रहे हैं वो दरअसल वो नहीं है जो वो समझे बैठे हैं। यानी उन्होंने सोचा था कार मालिक का हम किडनैप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किडनैप कर लिया उनके ड्राइवर का। उस ड्राइवर को गोली भी मारी। इस दौरान ड्राइवर ने किसी तरह उन्हें कन्विंस किया कि भाई मैं कार मालिक नहीं हूं, मैं महज एक ड्राइवर हूं। इस पर बदमाश आंख बबूला हो गए और उसे रास्ते में ही छोड़कर, रास्ते में ही फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर। देखिए, बदमाशों ने सेंट्रल पार्क के बाहर से समझा यह था कि कार का मालिक है, लेकिन किडनैप जिस शख्स का किया वो ड्राइवर निकला। कि बीचों बीच में भी जहां सब लोग आते हैं वहां पर इतनी बड़ी वारदात हो गई। देखो, सेंट्रल पार्क जो है वो एक तरह से फेफड़े हैं जयपुर के, और वहां पर सुबह और शाम हजारों लोग आते हैं और सब घूमते हैं। उस पार्क में इस प्रकार की घटना हो जाना और बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के सामने और एकदम विधानसभा के पास में, तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति, चाहे नागौर की कोर्ट में गोलीकांड हुआ हो, चाहे यहाँ पर सेंट्रल पार्क में हो रहा हो, जगह जगह जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य सरकार के आंतरिक कलह के कारण से प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है और इस प्रकार की घटना के कारण से अब ये और प्रमाणित हो गया है कि ये सब कानून व्यवस्था राजस्थान में बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी विष्णु इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, देखिए, एक बड़ा एरिया है जिसे कवर करना है। वहां कई सारे सीसीटीवी कैमरेज हो सकते हैं। क्या कोई फुटेज पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जगह बताऊंगा कि गेट नंबर 3 है सेंट्रल पार्क का। और सेंट्रल पार्क वो जो कि जयपुर शहर का सबसे अहम वॉकिंग एरिया है, पार्क है, जहां पर शहर का आम से लेकर खास तक हर कोई वीआईपी यहां पर वॉक करने के लिए आता है। और यहीं पर अंदर की तरफ पार्किंग होती है, जहां पर कल शाम को नवीन सिंघल जो कि शास्त्री नगर के रहने वाले हैं, पेशे से कारोबारी थे, पहली बार वो यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर आए थे। और यहीं पर बाहर जो था उनका ड्राइवर था अरविंद शर्मा, वो उसने अपनी कार को यहाँ पे खड़ी किया और वो कार में बैठ गया। इसी बीच शाम के करीब 8 बजे के आसपास बदमाश आते हैं, 3 बदमाश आते हैं। हथियारों की नोक पर उन्होंने अरविंद शर्मा को किडनैप किया, धर दबोचा, और जो ही वो चिल्लाने लगा तुरंत उसके पैर में गोली मार दी और उसे कार में पटक करके वहां से भाग निकले।
तो और जब उनको मालूम चला कि ये कार का ड्राइवर है, ये कोई कार का मालिक नहीं है, तब बदमाशों ने अरविंद को अजमेर रोड पर बगरू इलाके में फेंका और वहां से फरार हो गए। तो फिलहाल यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे सर किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, चूंकि आम से लेकर खास तक लोग यहाँ पर आते हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर? सर हमारी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, बजरंग सिंह नाम है मेरा। और सर मेरे पास 20 सिक्योरिटी है टोटल, 7 गेट है, हर पॉइंट पर मेरा गार्ड मिलेगा आपको। और उसके बाद में एक मेरा गार्ड पेट्रोलिंग 24 आवर्स मतलब पेट्रोलिंग मतलब करता रहता है, और 4 गार्ड मेरे नाइट में, और मैं खुद फील्ड में रहता हूँ। सर कल क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ नहीं हुआ, जो कुछ भी है बाहर जाके हुआ है। यहाँ कुछ भी ऐसा चिल्लाने की या कुछ चिना छपटी की या कोई मतलब शोर शराबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है ये गेट के बाहर हुआ है सर। गेट के बाहर हुआ है? सर। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर? हाँ सर कैमरे लगे हुए हैं। रात को पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ पुलिस आई थी सर, 2 दफा आई थी पुलिस आई क्या थी। जांच करके गई थी? उन्होंने हमारे गार्डों से भी पूछा है उन्होंने। तो आपका कहना है कि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? हम अपनी तरफ से, हम प्राइवेट सिक्योरिटी, हम अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं सर। कोई फुटेज में सामने है चेहरे बदमाशों के? सर वो तो आपको वीडियो ये फुटेज चेक करनी पड़ेगी सर सीसीटीवी की, क्योंकि ये तो हमारे पास सिस्टम नहीं है ऑपरेट करने का, ये तो जेडीए से मिलेगा आपको। तो देखिए स्वप्निल, ये जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग जो है, पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा कि लोग जो है यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आते हैं, और ऐसे में बेखौफ बदमाशों ने कार के मालिक को समझ करके ड्राइवर का अपहरण कर लिया, पैर में गोली मारी, और जब मालूम चला कि वो मालिक नहीं वो ड्राइवर है, तो उसे यहाँ से जयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ठीकरे टोल प्लाजा के पास एक गली में फेंक के भाग गए। सबसे बड़ी बात कि विधानसभा और सभी जो बड़े बड़े जो पॉइंट है वो यहाँ पर सेंट्रल पार्क के नजदीक है, उसके बावजूद बदमाशों ने पहली बार में इस वारदात को अंजाम दिया, और वे जानते नहीं थे कि शायद नवीन सिंघल कौन है, चेहरे से बिल्कुल नहीं पहचानते थे, और इस किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जी विष्णु, मैं चाहता हूं कि आपने जब वहां की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई, क्या आसपास आपको कोई सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है? क्या उसका कनेक्शन अभय कमांड सेंटर से है? क्या उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी? ये तो बताएं, साथ ही वहां से निकलने वाले लोगों को रोककर पूछिए कि क्या उन्हें पता है आज सुबह यहां पर क्या हुआ, और क्या अब वो इस सड़क से गुजरते हुए सेफ महसूस कर पा रहे हैं इसको जानने के बाद? देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्क का गेट नंबर 3 है, तो बाहर की तरफ यहाँ पर किसी भी तरह के कोई कैमरे लगे हुए नहीं है। गार्ड के जो सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, उनका कहना है कि कैमरा जो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, जो कि रोटेट वाला कैमरा है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि सामने की तरफ ये जो कैमरा है इसको पैन करके काफी जूम किया जा सकता है, करीब 1 किलोमीटर की रेडियस तक इसको आप जूम करके देख सकते हैं। लेकिन चूंकि कहना है कि गेट घटना जो है, अपहरण की घटना है, वो गेट के बाहर हुई थी, तो ऐसे में लोग जो हैं आज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जरूर अखबारों की मीडिया के जरिए उनको मालूम चला, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो अभी लोग जो है नजर नहीं आ रहे। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनको इस घटना के बारे में पता है। देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपको पता है कि यहाँ पर कल एक अपहरण हुआ था, गोली मार दी गई थी? जी जी, अखबार के थ्रू मालूम पड़ा है। उसके बाद में क्या महसूस होता है आपको एक नागरिक? महसूस नहीं, यहाँ कुछ सिक्योरिटी बैंड से कैमरे लगने चाहिए, और पुलिस की जो लारी है वो लगनी चाहिए अलग अलग गेट पे। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए? मैं यहाँ पास में ही है अपने तख्तशाही रोड। कितने समय से आते हैं? मैं तो करीब जब से ये बना ना तब से ही आता हूँ करीब करीब। कभी पहले ऐसा वो आपको लगा कि इस तरह की घटना यहाँ पर होगी? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं था, और सेंट्रल है, पूरे सेक्रेटेरिएट सारे बीचों बीच है, सारे मंत्रालय सब पास में ही है, तो संभावना। आज जब आपने इस घटना के बारे में आपको मालूम चला, तो शहरवासी के नाते, चूंकि आप बरसों से यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं आज आप? नहीं, वो हमारे जैसे मित्र आते हैं, प्रमोद जी हम लोग आते हैं, तो ये बोले यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी अपन को भी, अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी, जो भी अपन को अपनी सावधानी के लिए कुछ करना है वो करना ही पड़ेगा। तो देखिए बातचीत का जो है, जो व्यक्ति, जो शख्स जो है बरसों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके दोस्त का कहना था, अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि यहाँ पर अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो फिलहाल पीछे की तरफ जो है क्राइम ब्रांच की टीम के स्पेशल के जो जवान है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चूंकि ये लोग यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचे। कमिश्नरेट की CIU टीम है, और बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ मिला है यहाँ पर सुराग? अभी लग रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश हो जाएगा जल्दी। नहीं, कब से लग रहे हैं आप यहाँ पर? सुबह से लग रहे हैं, मॉर्निंग से। देखिए स्वप्निल, ये क्राइम ब्रांच की टीम है, जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम है।
जो कि यहाँ पर वापस से जांच करने के लिए पहुंची, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर खंगालेंगे। इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये घटना जो है इसका खुलासा होगा और मुलजिम जो है वो आइडेंटिफाई होंगे। फिलहाल मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये जो कैमरा है यहाँ पर, ये जो कैमरा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसी के फुटेज जो है खंगाले जाएंगे और इसको अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ा गया है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है वहां पर होती है और यही जो कुछ सुराग यहाँ से मिल सकता है। बाकी बाहर की तरफ कोई भी कैमरा यहाँ पर नहीं है। जी विष्णु, आपको याद होगा सुबह 7 बजे मैंने आपका फोनो लिया और इस वक्त 10 बजे के बुलेटिन में मैं आपका लाइव ले रहा हूं। 3 घंटे का वक्फा हुआ है और अभी आलाधिकारी आने को है, अभी फुटेजेस को खंगाला जाना बाकी है। बदमाशों के चैलेंज को इस तरह से तो नहीं स्वीकार करती है कानून व्यवस्था, तेजी तो कुछ होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था होनी चाहिए और चूंकि पूरे रात का वक्त था, क्योंकि रात को देखना उनका यही कहना है कि रात को फुटेज खंगाले गए थे। एक देखिए, बीच में आज इत्तेफाक से बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष संजय जैन वो भी यहाँ पर है, वो भी लंबे समय से यहाँ पर आते हैं। संजय जी, आपको पता है कि यहाँ पर आज एक फायरिंग हुई है, कल रात को एक घटना हुई थी फायरिंग की और अपहरण की? वो भी नवीन सिंगल भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके ड्राइवर को गोली मारी है। अच्छा। लेकिन लगातार पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों का खुला खेल होने लगा है, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसको एक चुनौती तो मिली हुई है। लेकिन अकेली पुलिस इस पूरे से निपट सकती है, इसके लिए मैं पुलिस को भी दोषी नहीं मानता। हम सबको भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है और विशेषकर सेंट्रल पार्क तो मैं करीब पिछले 40 साल से लगातार सेंट्रल पार्क जब से नहीं था, जब से यहाँ आ रहा हूँ, और सेंट्रल पार्क में दिन पर दिन जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ी है, निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है। इसलिए प्रशासन को इसके अंदर और क्या शक्ति हो सकती है, इन सबकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको कल रात को मालूम चला था कि आज सुबह ही मालूम चला है? नहीं, मैंने तो सुबह अखबार जब पढ़ा तो मैंने नवीन सिंगल को फोन किया है, तेरा नाम है क्या? तो उसने कहा बिल्कुल मेरा ही नाम है, मेरा ही ड्राइवर था जिसको गोली मारी है। नवीन सिंगल कब से आ रहे हैं यहाँ पर? नवीन सिंगल तो कभी कभी आते हैं, वो डेली नहीं आने वाले हैं, वो कभी कभी सेंटर पार्क आते हैं। अब जो ये घटना हुई है उसके बाद आप चूंकि 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, कितना खुद को महफूज मानते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तो सीधा तरीके से कहूँ तो मैं तो एक जेंट्स हूँ और जेंट्स होने के नाते मैं 7:15 बजे जाता हूँ, 9 बजे के आसपास यहाँ से चले जाता हूँ। लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले एक महिला के कान के दोनों टोपस ट्रैक के ऊपर रात्रि को 7:30 बजे किसी व्यक्ति ने दोनों हाथ से उनको खींचा, वो महिला कान से लहूलुहान हो गई, उसके दोनों कान के टोपस भी चले गए। तो विशेषकर जब शाम को यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं है। इस प्रकार जब महिलाएं रात को घूमती हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर मैं समझता हूँ कि है। देखिए, ये संजय जैन है, जयपुर शहर के भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष, इत्तेफाक से आज यहाँ पे मिल भी गए। इनका कहना था कि अब जो है ये जगह है वो सुरक्षित नजर नहीं आती है और सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, साथ ही लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। जी स्वप्निल। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या महज किडनैपिंग ही मकसद था बदमाशों का? क्योंकि बदमाशों ने वो नहीं जानते थे सामने वाला शख्स कौन है, उसके चेहरे से वाकिफ नहीं थे और इसी गफलत में वो ड्राइवर को अपने साथ उठा ले गए। लेकिन उनका मकसद क्या था? क्या वो फिरौती मांगना चाहते थे या फिर ये मामला किसी और तरह का है? प्रारंभिक जांच क्या इशारा कर रही है? देखिए, मकसद अभी जो है वो साफ नहीं हो पाया, इसीलिए शायद नवीन सिंगल से भी ये बातचीत की जाएगी कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपका पीछा कर सकते हैं। इसके लिए उनके जो घर है वहां भी पुलिस मौके पर पहुंची है, वहां से भी उनके मतलब पुलिस की जो टीम है अलग अलग जगह पॉइंटों से इसकी मतलब पड़ताल में लगी हुई है कि क्या घर से पीछा किया गया या फिर किसी बीच रास्ते में कार को आइडेंटिफाई करके, यानी बदमाशों के पास सिर्फ कार के नंबर थे, कार का मेक था और उसी आधार पर I10 नंबर जो I10 जो कार थी क्या उसी का पीछा किया गया? क्योंकि बदमाश यदि जानते कि नवीन सिंगल कौन है तो शायद हो सकता था वे उसको ही उठाते। लेकिन जब बाहर कार खड़ी नजर आई, सेंट्रल पार्क के गेट के बाहर जब कार खड़ी नजर आई, उसमें एक शख्स नजर आया तो बदमाशों ने हाथों हाथ उसको दबोचा, उसे उठाया और जब वो चीखने चिल्लाने लगा, अरविंद शर्मा ड्राइवर जो चीखने चिल्लाने लगा, तो तुत्काल उसके पैर में गोली मारी, उसे कार में पटका और यहाँ से बदमाश भाग निकले। और अरविंद के मुताबिक जब उसने कहा कि वो कार का ड्राइवर है तो बदमाशों ने कहा कि तू पहले नहीं बता सकता था कि तू कार का ड्राइवर है, और उसके बाद ठीकरे टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने फेंक दिया। तो ऐसे में ये बात बहुत साफ है कि बदमाश नवीन कौन है वो जानते नहीं थे, केवल वो कार को जानते थे और मकसद क्या था वो अभी तक साफ नहीं हो सका है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के अगले डीजीपी के नाम पर गहलोत सरकार ने मोहर लगा दी है। सरकार पर संकट के दौरान डीजी इंटेलिजेंस रहे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी होंगे। राज्य सरकार ने गुरुवार रात 11:30 बजे आदेश जारी किए। मौजूदा डीजीपी एमएल लाठर 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा अपना कार्यभार संभालेंगे
1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 94 तक एएसपी रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे। 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज संभाला। नए महानिदेशक उमेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए डीजीपी बनने पर। सर, किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं आप? मैं तो यही कहूंगा कि राज्य सरकार ने अपना विश्वास व्यक्त किया है इस पद पे मुझे नियुक्त करके, और ये बहुत ही गौरवपूर्ण पद है। और अभी तो विशेष बातें अपन ज्वाइन करने के बाद ही कर पाएंगे, लेकिन आज के दिन की शुरुआत मैंने दर्शन से किया, गोविंद देव जी के दर्शन से, और अपन डिटेल बात करेंगे 3 तारीख को। सर, बहुत अहम पद होता है डीजीपी का, और आज इसके ऊपर आपको राजस्थान सरकार ने विश्वास जताया, आपके ऊपर मोहर भी लगा दी है, और बहुत लोगों को उम्मीदें भी हैं आपसे, काफी कुछ, खास तौर पर कार्मिकों को। वो उम्मीद किस तरह से पूरी करेंगे सर? अपन सारी बातें ये 3 तारीख को करेंगे, अभी ज्वाइन करने दो, फिर शेष बातें होंगी। ठीक है। तो ये है डीजीपी उमेश मिश्रा जी, जिनका कहना है कि कुछ दिनों के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। विष्णु शर्मा। ऑफिसर उमेश मिश्रा के नाम पर डीजीपी की मोहर लग गई है, और राज्य सरकार ने इस संबंध में कल देर रात को आदेश जारी किया, जिसमें उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए डीजीपी, नए मुखिया का बनाया गया। और इसी खुशी में उनके बंगले के बाहर कर्मचारी जो हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं, काफी खुशियां जता रहे हैं। यहाँ पर मिठाई एक दूसरे को बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं कर्मचारी जो हैं उमेश मिश्रा जी के बंगले के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं। और अल सुबह, आज की सुबह के दिन की जो शुरुआत है, डीजीपी साहब ने अपनी पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करके बिताया। हम बातचीत भी करेंगे। काफी खुश नजर आ रहे हैं अनिल जी आप? जी हाँ, बहुत अच्छी खुशखबरी हो रही है। दीपावली की बहुत अच्छी सौगात मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा, काफी काफी खुशियां मिल रही है। काफी इस तरीके जयपुर में पहली बार ऐसा धमाका। दीपावली की शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे आप कितने साल से उमेश मिश्रा जी के यहाँ पर? मैं तो एक्चुअली क्या ही हूँ साहब के पास जी, तो इसलिए आसपास के कॉलोनी में काफी। देखिए, आसपास के जो बंगलों पे जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर खुशियां मनाने के लिए आए हुए हैं, जो कि अपने साथी कर्मचारियों के साथ उमेश मिश्रा जी के यहाँ पर डीजीपी बनने की खुशी जता रहे हैं। एक और कर्मचारी से बातचीत करेंगे। कितने खुश हो आज? हम बहुत खुश हैं आज। देखिए, आतिशबाजी जो है लगातार यहाँ पर जारी है। उसकी वजह है कि एक बेहद संजीदा और बेहद काबिल ऑफिसर को डीजीपी बनाया गया, राज्य सरकार ने मोहर लगाई है। और एक बार फिर से कर्मचारी से बात करेंगे। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है सर। कब से हो आप यहाँ पर? सर, मैं 5 साल से हूँ। देखिए, 5 साल से लोग यहाँ पर हैं, और अब 3 तारीख को, 3 नवंबर को उमेश मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। दौसा के महवा से बड़ी खबर है। अकबरपुर गांव में अज्ञात युवक का शव मिला है। हनुमान मंदिर के पीछे बाणगंगा नदी में यह शव मिला। महवा थाना पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। मौत के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा के महवा से। अकबरपुर गांव में हनुमान मंदिर के ठीक पीछे बाणगंगा नदी में एक युवक का शव मिला है। ये युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, यहीं का रहने वाला है या कहीं बाहर से आया है, ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो शिनाख्तगी के प्रयास पुलिस कर रही है, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। मौत के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है?
बिल्कुल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और जो शव है वो शव जली हुई अवस्था में है। ऐसे में इसकी जो मौत हुई है वो जलने से हुई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है, ये युवक आसपास के कहीं इलाके का रहने वाला है और अपने ससुराल में आया हुआ था और इसी आज सुबह उसका शव नदी के किनारे नदी में मिला है। अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही दौसा से भी एफएसएल और एमओबी की टीमें मौके पर पहुंची हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि ये इसकी मौत जलने से हुई है। ऐसे में ये खुद ने अपने आप को आत्मदाह किया है या फिर किसी ने इसको मारकर जलाया गया है, ये जांच का विषय है। और पुलिस के आला अधिकारी दौसा से भी मौके पर पहुंच रहे हैं, साथ ही जो सर्किल महुआ सर्किल के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और मौके पर अब एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटा रही है। इसके बाद में शव को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद में जो भी कारण आएंगे मौत के उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी हाँ, लेकिन ये युवक कौन है? क्या इसके जेब में से कुछ भी नहीं मिला है? ऐसा कुछ भी चीज नहीं मिली है जिससे इसकी शिनाख्त की हो सके? बिल्कुल, युवक की शिनाख्त करीब करीब हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जब तक उसके परिजन मौके पर आकर पुष्टि नहीं करेंगे तब तक हम नाम की जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये युवक कल यहाँ पर आसपास देखा गया था और इसका यहाँ पर ससुराल था और ये ससुराल में आया हुआ था। ऐसे में इसकी मौत हुई है। अब इसके जो गाँव है, गाँव में सूचना देकर इसके परिजनों को बुलाया है। उसके बाद में जैसे ही पूरे परिजन पुष्टि कर देंगे तब इसकी शव की शिनाख्त को कर ली जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा से ये बड़ी खबर है। कोचिंग सिटी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर 12 साल की छात्रा से रेप की खबर है। पीड़ित की मां ने एफआईआर करवाई है। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, नाबालिग 12 साल की छात्रा से रेप की खबर है। पीड़ित की मां ने इस संबंध में एफआईआर करवाई है। चूंकि गंभीर मामला है, पॉक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर। जी, ये प्रेमनगर इलाके का मामला है। एक जो पिता ने है, सौतेले पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बना लिया और उसके बाद में मां ने पुलिस थाने पहुंचकर पूरी बेटी के साथ थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। गंभीर धाराओं में हालांकि मामला दर्ज कर लिया। पिता को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है और 164 के बयान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने का एक बार फिर कोचिंग नगरी में ये मामला सामने आया है। पिता ने देर रात को बेटी के कमरे में जाकर दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो पीड़िता बच्ची की मां है वो बूंदी इलाके की रहने वाली है और इन्होंने इस युवक के साथ दूसरी शादी की थी और ये सौतेली बेटी को साथ लेके आ गई थी और जब से ही ये पिता है जो उन पर बुरी नजर रखता था, उससे पहले भी कई बार उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन मामला सामने नहीं आ पाया। लेकिन बताया जा रहा है कि बच्ची ने किसी शख्स को अपनी सहेलियों को बताया और उसके बाद में ये जब पीड़िता के मां के सामने भी ये मामला आया तो फिर थाने पहुंचकर पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बालिका बहुत ही कम उम्र की है, क्लास 6 की छात्रा है, स्कूली छात्रा है और फिलहाल बालिका को दस्तयाब कर लिया, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर लिया गया और उद्योगनगर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने के मामले में यह बड़ी खबर। घटना के विरोध में आज सीमलवाड़ा कस्बा बंद रहेगा। लोगों की मांग है मामले की निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। बता दें, पिछले 2 दिन से सीमलवाड़ा में इन्हीं मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 60 घंटे से जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव पड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए परिजन अस्पताल नहीं आ रहे। आरोपी पक्ष से मौताने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। पिछले 2 दिन से दोनों पक्षों में मौताने को लेकर वार्ता चल रही है। आज तीसरे दिन फिर वार्ता का दौर शुरू होगा। बिचीवाड़ा पुलिस भी लगातार समझाइश कर रही है। 25 अक्टूबर को सुरेश मुलाद की मौत हुई थी।
हालात संदिग्ध थे और ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द खुलासा किया जाए, इस मांग को लेकर आज सीमलवाड़ा कस्बा बंद रहने वाला है। बंद का आह्वान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, मैं पहले इस पूरे मामले के बारे में बताना चाहूंगा कि सीमलवाड़ा निवासी किराना व्यापारी निकुंज भोई दिवाली की रात को दम्बुला रोड पर अपने दोस्तों से मिलकर घर जाने के लिए निकला था। वो स्कूटी लेकर निकला था और रात तक वो घर नहीं पहुंचा। वहीं सुबह में सीमलवाड़ा कस्बे में BSNL टावर के पास में निकुंज का शव मिला था। सर जो है वो उसकी स्कूटी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन चोट के निशान उसके शरीर पर कहीं नहीं थे। जिस ऐसे में इन परिस्थितियों में परिजनों ने एक्सीडेंट नहीं होकर ये पूरा मामला हत्या का होने का अंदेशा जताया था और पिछले 2 दिनों से परिजनों के साथ में सर्व समाज के लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर और इस पूरे मामले के खुलासे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसी मामले में आज सीमलवाड़ा कस्बे में नवयुवक मंडल और व्यापार मंडल सहित भोई समाज के लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के साथ में ज्ञापन देने का भी इनका कार्यक्रम है। और इनकी मांग एक ही मांग है कि निकुंज की जो मौत है उसका निष्पक्ष और जल्द खुलासा किया जाए। स्वप्निल, बंद का क्या असर शुरुआत में दिखाई दे रहा है और दूसरी बात ये भी है कि वार्ता में पेच कहां जाकर फंस रहा है? देखिए, पुलिस एक्सीडेंट और जो हत्या दोनों एंगलों से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ये हत्या का आरोप जो है वो परिजनों ने लगाया और मामला एक्सीडेंट का भी हो सकता है। ऐसे में दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है और जो परिजन और जो सीमलवाड़ा कस्बे का नवयुवक मंडल है वो इस पर जल्द खुलासे की मांग कर रहा है। वहीं जहां तक बंद की बात करें तो चूंकि बंद के आह्वान में व्यापार मंडल खुद शामिल था, ऐसे में सीमलवाड़ा के बाजार आज सुबह से नहीं खुले हैं और लोग जो है वो इकट्ठे होकर ज्ञापन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पोखरण से ये बड़ी खबर है। यहाँ एक कार बेकाबू होकर पलट गई, 5 लोग घायल हुए हैं। 3 घायलों को पोखरण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों गंभीर घायलों को उनकी हालत गंभीर होने की वजह से जोधपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है ये कार सवार जैसलमेर से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। रामदेवरा फलौदी सड़क मार्ग पर खारा गांव के पास ये हादसा हुआ। शुरुआती जांच में जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ड्राइवर को एक झपकी आई थी और वो कार पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और ये कार पलट गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सावलदान रत्नू से। सावलदान, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, ये सुबह दर्दनाक हादसा हुआ और उसमें 5 सवार घायल और 3 सवार गंभीर घायल हुए। उनको पोखरण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया। ये लोग पर्यटक थे और जैसलमेर घूमने के लिए आए थे, जिसमें से दिल्ली जाते वक्त ही सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। स्वप्निल, सावधान, क्या जो घायल हैं जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है उनकी हालत कैसी है अभी? देखिए, जो 108 की टीम वहां गई है घायलों को जोधपुर पहुंचाने के लिए, उनसे मेरे पायलट सर टीम से बात, उन्होंने कहा हालत उनकी इस तरह बताई जा रही है जिनका जोधपुर अस्पताल में उपचार जारी है और उनके परिजनों को भी सूचना दी और पुलिस भी लगातार इस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए, शुक्रिया। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।